हाँ, तो लास्ट अपन ने पढ़ा था चाल एवं वेग, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने देखा था चाल और वेग, ठीक है। इसी को आगे बढ़ाते हैं। आगे अपन लेते हैं चाल के प्रकार। चाल के प्रकार, चाल कितने प्रकार की होगी? तो इसमें पहला आता है आपके पास एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान चाल, ठीक है। एक समान चाल का मतलब क्या होता है कि जब कोई वस्तु चल रही है तो वो एक नियत चाल से चल रही है, उसकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो मतलब वो एक समान चाल है। एक समान चाल मतलब जैसे एक बार बाइक 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे सेट कर दी तो वो 50 की स्पीड से ही लगातार चल रही है, ना उसकी स्पीड कम हो रही है ना ही बढ़ रही है। तो ऐसी चाल क्या कहलाती है? एक समान चाल। परिभाषित कैसे करेंगे इसको? परिभाषित कैसे करेंगे कि किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में यदि समान दूरी तय की जाए, समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाए तो उस वस्तु की चाल क्या कहलाएगी बताओ? एक समान चाल, ठीक है। समान समय अंतराल में समान दूरी कैसे, आप समझना। जैसे एक वस्तु यहाँ से चल रही है ना, मान लो कि ये पहले 2 सेकंड में 30 मीटर की दूरी तय करती है, फिर अगले 2 सेकंड में भी कितने मीटर की दूरी तय करती है? 30। अगले 2 सेकंड में भी 30 मीटर की दूरी तय करती है, अगले 2 सेकंड में भी 30 मीटर की दूरी तय करती है। तो इसका मतलब इसकी चाल क्या है? एक समान चाल। चेक कर लो चाल कैसे निकालेंगे? दूरी बटे समय। कितनी आई? 15। यहाँ कितनी आई? 15। यहाँ भी कितनी आई? 15। मतलब वो एक समान चाल से चल रही। तो परिभाषा समझ में आई आपकी कि समान समय अंतराल में यदि समान दूरी तय की जाए तो चाल कैसी कहलाती है बताओ? एक समान चाल। जैसे पहले 0 सेकंड पे, जैसे यहाँ समय ले लेता हूँ और यहाँ ले लेता हूँ दूरी। पहले 0 सेकंड में तय की गई दूरी 0, फिर अगले 1 सेकंड में तय की गई दूरी मान लो 25 या 10, मान लो 10 मीटर। तो फिर 2 सेकंड में हो गई 20 मीटर, 3 सेकंड में 30 मीटर। समझ पा रहे हो आप? बोलो। अंतराल देखो, अब अंतराल बताओ कितने कितने का अंतराल है? 1 1 1। और यहाँ कितने का अंतराल है? 10 10 10। मतलब चेक किया जाए तो समान समय अंतराल में समान दूरी तय हो रही है, तो इसका मतलब ऐसी जो वस्तु है उसकी चाल क्या होगी बताओ? एक समान चाल। हर 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी चेक कर रही है, तो चाल कितनी हो गई? दूरी बटे समय, 10 बटे 1। समझ में आ गया? तो एक समान चाल की परिभाषा समझे आप? यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी चाल कैसी होगी बताओ? एक समान चाल। क्लियर है? अब देखो आगे दूसरा आता है आपके पास, ये दूसरा आता है असमान चाल। असमान चाल क्या होगी? यदि किसी वस्तु द्वारा समान समय में असमान दूरियां तय की जाए, समान समय में असमान दूरियां तय की जाए तो उसकी चाल कैसी कहलाएगी? असमान चाल। या उल्टा बोल दो, असमान समय में समान दूरियां तय की जाए तो भी उसकी चाल कैसी कहलाएगी बताओ? असमान चाल। ठीक है, देखो कैसे। जैसे मान लो असमान चाल के लिए क्या करना है? 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। पहले तो दूरी 0 मीटर थी, बाद में 10 मीटर हो गई, फिर ये 40 मीटर हो गई, फिर 150 मीटर हो गई। अब बताओ समय अंतराल क्या है? समान। समय अंतराल क्या है? समान। लेकिन दूरियों का अंतर क्या है बताओ? 10, 30, 110। असमान। तो इसकी चाल क्या होगी? असमान। और आप समझ पा रहे हो कि पहले 1 सेकंड में तो 10 मीटर ही चले, अगले 1 सेकंड में 30 मीटर चले,
और उससे अगले 1 सेकंड में 110 मीटर चले, मतलब हमने हमारी चाल को लगातार बढ़ाया है, परिवर्तित किया है, बदला है। तो मतलब चाल कैसी है बताओ? असमान चाल। समझ में है? तो असमान चाल के लिए क्या कह सकते हो कि यदि किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में असमान दूरियां तय हो या असमान समय अंतराल में समान दूरियां तय हो, तो फिर उस वस्तु की चाल क्या होगी बताओ? असमान चाल। या ऐसे कह दो, यदि किसी वस्तु की चाल समय के साथ परिवर्तित होती रहती है तो उसकी चाल क्या कहलाती है? असमान चाल। ठीक है, किसी भी वस्तु की चाल समय के साथ बदलती रहे तो वो क्या कहलाएगी बताओ? असमान चाल कहलाएगी। बोलो कोई दिक्कत इसमें? तो ये 2 प्रकार अपने हो गए। तीसरा आता है औसत चाल। औसत, तो औसत वर्ड आपने पहले भी सुना होगा, औसत या माध्य। औसत से क्या समझते हैं अपन? प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, यही तो समझते हैं, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, तो औसत से हम समझते हैं कि प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, यही तो होता है। तो यहाँ पे औसत चाल कैसे ज्ञात की जाए? तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे? कुल दूरी बटे कुल समय। क्या होता है बताओ? कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, तो तीसरा प्रकार आता है आपके पास औसत चाल। औसत चाल क्या होगी आपके पास? किसी वस्तु द्वारा अलग अलग समय अंतराल में तय की गई दूरियों का योग बटे वस्तु द्वारा लिया गया कुल समय। ठीक है, तो वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल समय, इसका अनुपात ही क्या कहलाता है बताओ? औसत चाल। तो औसत चाल का फॉर्मूला, औसत चाल को V एवरेज से लिख सकते हो। AV एवरेज, एवरेज मतलब औसत, औसत चाल। चाल को S से लिखते हैं ना, S स्पीड, तो S एवरेज से लिख दो। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय हो गया ये। ठीक है, कोई दिक्कत? या ऐसे लिख सकते हो दूसरे शब्दों में, जैसे अलग अलग दूरियां तय हुई, D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस डॉट डॉट डॉट, सभी दूरियों का योग कर देंगे। और नीचे T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट डॉट, आ गया कुल दूरी बटे कुल समय। बोलो कोई दिक्कत? कई बार क्या होगा कि आपको समय नहीं दिया होगा, दूरी दे रखी होगी और चाल दे रखी होगी। तो जब दूरी और चाल दे रखी हो तो उसमें ये फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है। दूरी दी हुई है तो दूरी तो ऐसे लिखेंगे D1 D2 D3, और अब की बार समय नहीं दिया हुआ, चाल दी हुई है, तो फिर क्या करें? सबकी चाल दे रखी है, सबकी दूरियां पता है, तो समय कैसे निकालेंगे? समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय बराबर पहली दूरी बटे पहली चाल, दूसरा समय बराबर दूसरी दूरी बटे दूसरी चाल। सही है, समय की जगह क्या लिख रहे हैं? दूरी बटे चाल, तीसरी दूरी बटे तीसरी चाल। समझ में आया? तो औसत चाल यदि आपको ज्ञात करनी है और दूरी और समय दे रखा है तब तो ये फॉर्मूला लगाएं, और दूरी और चाल दे रखी है तो ये फॉर्मूला लगाएं। क्लियर है? समझ आया? ये याद रखना है आपको, ये थी औसत चाल, है ना। चौथी आपके पास आती है तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तात्क्षणिक चाल, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, क्षणिक, क्षणिक मतलब पल भर के लिए, क्षण भर के लिए, किसी क्षण, किसी पल, किसी वस्तु की चाल क्या कहलाती है बताओ? तात्क्षणिक चाल। किसी क्षण, किसी पल, उस वस्तु की चाल क्या कहलाती है बताओ? तात्क्षणिक चाल। जैसे एक कार सड़क पर जा रही है ना, एक कार सड़क पर चल रही है और मैं अचानक से पूछूं कि अब कितनी चाल है इसकी। अब मतलब उसी समय बताना है, उसी क्षण बताना, उसी पल बताना, क्योंकि जो चाल है वो ऊपर नीचे होती रहती है, घटती बढ़ती रहती है ना।
जैसे मान लो कि बयाना से एक कार चली 12 बजे दोपहर के, हिंडौन की तरफ जा रही है। मैंने तुरंत पूछा, चल दी कि 12:05 पे कितनी चाल है, तो मीटर में देख के बताना इतनी है। 12:10 पे कितनी है, इतनी है। तो किसी भी क्षण पे, किसी भी पल पे या किसी निश्चित समय पे, उसी समय पे जो चाल होती है, उसके आगे पीछे नहीं, उसी समय पे जो चाल होती है उसको अपन क्या बोलते हैं बताओ? तात्क्षणिक चाल। क्या कहते हैं बताओ? ठीक है, किसी भी वस्तु की एक निश्चित समय पर चाल क्या कहलाती है बताओ? तात्क्षणिक चाल। तो तात्क्षणिक चाल होती है ये। क्लियर है? कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ आया? ठीक है। अब बात करते हैं छोटी छोटी चीज़ों की। आपने ग्राफ पढ़े छोटी क्लास में, ग्राफ, तो कुछ ग्राफ बताता हूँ इनसे रिलेटेड। ठीक है, तो ग्राफ कैसे बताता हूँ, देखो इन दोनों से रिलेटेड कुछ ग्राफ काम आएंगे, वो समझना। एक समान चाल के लिए ग्राफ कैसा बनेगा? एक समान चाल के लिए ग्राफ, तो देखना आप ग्राफ कैसा बनेगा। बड़ा आसान है। ये वाई अक्ष ले लिया और ये एक्स अक्ष ले लिया। ये वाई है और ये एक्स है। क्लियर है? एक्स अक्ष पे समय को मान ले, समय मान ले, और वाई अक्ष पे किसको मान ले बताओ? दूरी को मान लिया। बोलो कोई दिक्कत? तो अब ग्राफ बनाओ। तो पहले समय लिख लो, ये तो 0 हो गया। इधर समय कितना मान ले? 1 2 3, सही है? बोलो। और वाई अक्ष पे ले लेते हैं दूरी, तो दूरी लिख लो। ये तो 0 हो गई। इधर क्या मान ले? 10 20 30 हो गया। ग्राफ बनाओ। 0 पे 0, 1 पे 10 आता है ना, ये तो 10th क्लास में सीखा है बनाना। तो 1 पे 10, तो पहला बिंदु तो कहाँ मिल गया आपको बताओ? यहाँ मिल गया ये। फिर 2 पे 20, दूसरा बिंदु आपको यहाँ मिल गया ये। फिर 3 पे 30, तो तीसरा बिंदु आपको यहाँ मिल गया। मिला है ना? ठीक है। और इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए अगर स्केल से लाइन खींचो तो कैसा ग्राफ आया बताओ ये? ठीक है। तो एक समान चाल का ग्राफ कैसा होगा? मूल बिंदु से गुजरती हुई सरल रेखा, मूल बिंदु से गुजरती हुई सरल रेखा। बोलो सही है क्या? समझ आया? अगर एक समान चाल के लिए मतलब दूरी और समय के बीच में ग्राफ बनाए, ऐसे सुनना, यदि दूरी और समय के बीच में ग्राफ बनाया जाए और वो ग्राफ कैसा आ जाए? मूल बिंदु से गुजरती हुई सरल रेखा आ जाए, तो इसका मतलब उस वस्तु की चाल कैसी होगी बताओ? एक समान चाल। अब ये सरल रेखा जरूरी नहीं है कि ऐसी आए, ऐसी आ जाए, ऐसी आ जाए, ऐसी कहीं भी आ जाए, तो चाल उसकी एक समान है। आगे पीछे आने का मतलब क्या है कि चाल अलग हो सकती है। जैसे किसी वस्तु की 30 हो सकती है चाल, किसी की 40 हो सकती है, किसी की 50 हो सकती है, अलग अलग। तो ग्राफ तो हो कहीं भी सकता है, लेकिन अगर मूल बिंदु से गुजरती हुई सरल रेखा आ रही है तो पक्का उसकी चाल कैसी है? एक समान चाल। चाहे वो 20 किलोमीटर पर ओवर हो, चाहे वो 30 हो, चाहे 50 हो, लेकिन है कैसी है बताओ? एक समान। तो समझ में आया? एक समान चाल के लिए। ठीक है। असमान चाल, असमान चाल में क्या होगा कि यदि दूरी और समय के बीच में जो ग्राफ है वो सरल रेखा को छोड़कर कोई भी आ जाए, सरल रेखा को छोड़कर किसी भी आकृति का ग्राफ आ जाए, तो इसका मतलब उसकी चाल कैसी है बताओ? असमान चाल। कैसे? देखो आप, मैं आपको बताऊं। जैसे अपन ने वही दूरी और समय के बीच में ग्राफ बनाया, ये दूरी और ये हो गया आपके पास समय। ठीक है, दूरी और समय t। अब देखो आप, ये 0, समय ले लो 1 2 3, 1 2 और 3 ले लिया, और दूरी ले लो 1 कितनी है? 10, फिर 40 कहाँ मिलेगा? यहाँ। और फिर 150 कहाँ मिलेगा? 150 तो बहुत ऊपर मिलेगा, यहाँ मिलेगा या नहीं? 150। अब बनाओ 1 पे 10, तो पहला बिंदु तो यहाँ मिलेगा। 2 पे 40, तो 2 पे 40, दूसरा बिंदु यहाँ मिलेगा।
और 3 पे 150, तो 3 पे 150, तीसरा यहाँ मिलेगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा। तो क्या ये सरल रेखीय है? नहीं है। तो इसका मतलब ये कैसी चाल है बताओ? असमान चाल। यदि दूरी और समय के बीच में ग्राफ बनाया जाए और ग्राफ सरल रेखीय प्राप्त नहीं हो तो फिर वस्तु की चाल कैसी कहलाएगी बताओ? असमान चाल कहलाएगी। तो ये समझ में आया आपको? चाल के 4 प्रकार। अब बात करते हैं अपन औसत चाल पे। औसत चाल क्या होती है? ठीक है, तो औसत चाल पे आप देखेंगे, औसत चाल ज्ञात कैसे करते हैं? एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ, है ना। औसत चाल देखना कैसे ज्ञात करेंगे, यही बताता हूँ मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। देखो आप औसत चाल कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस जाता है, कार्यालय गया, अब कार्यालय पहुंच के याद आता है कि आज तो संडे है, मैं गलत दिन आ गया, आज तो छुट्टी है ऑफिस की। तो जैसे याद आया, कार्यालय बंद देखकर कि आज तो छुट्टी है, तो खुशी के मारे फिर वापस जाता है और फिर घर पहुंच जाता है। तो घर से कार्यालय जाता है तब तो वो 5 किलो, मतलब घर से कार्यालय की दूरी है 5 किलोमीटर, है या नहीं? और जाने में समय लेता है वो कितना? 2 सेकंड, या ऐसा मान लो जाने में समय लेता है वो 5 मिनट लेता है, और आने में समय लेता है 2 ही मिनट। क्योंकि जाते समय तो ये होता है ना दिमाग में कि वहाँ जाके काम करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे जाता है, और जब वहाँ पता लगा गेट ही बंद है ऑफिस, तो घर जाके अब तो सोना है, भाग के आता है। तो जाने में तो 5 मिनट का समय लेता है, आने में तो बताओ, ये घर से ऑफिस गया और ऑफिस से घर आ गया, तो इस दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी? औसत चाल, औसत चाल का फॉर्मूला क्या है? कुल दूरी बटे कुल समय। घर से ऑफिस गया, ऑफिस से घर आया, कुल दूरी कितनी हो गई? 10 किलोमीटर। ठीक है, औसत चाल निकाल रहे हैं तो कुल दूरी हो जाएगी 10 किलोमीटर, और कुल समय 5 मिनट इधर से, 2 मिनट इधर से, 7 मिनट। अब ये किलोमीटर में और ये मिनट में, तो क्या करें? या तो किलोमीटर पर आवर में लिखो आंसर, या मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर पर आवर में लिख देते हैं, आसान है। मिनट को आवर में बदल दो, तो मिनट को आवर में बदल दें, 60 का भाग लगा दें, तो यहाँ 60 का भाग लगाएंगे तो 60 पलट के ऊपर आ जाएगा, नहीं? तो कितना आ जाएगा? 600/7 किलोमीटर पर आवर आ गया। और अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है तो इसको 5/18 से गुणा कर दो, तो किस में आ जाएगा बताओ? मीटर पर सेकंड। कल बताया था। एक और सवाल ऐसा ही देखो, इससे आप क्लियर हो जाएगा। एक साइकिल वाला है, साइकिल चला रहा है समतल सड़क पे, पहली 50 मीटर की दूरी तय करता है 5 मीटर पर सेकंड की चाल से। ठीक है, फिर चढ़ाई आ जाती है, चढ़ाई तो 20 मीटर की चढ़ाई है, तो 20 मीटर की दूरी तय करता है 2 मीटर पर सेकंड की चाल से। कम हो जाती है चढ़ाई पे चाल। फिर यहाँ से फिर ढलान आ जाता है, हालांकि यूँ घुमावदार होगा, लेकिन गणनाएं करते समय मैंने नुकीला माना है। ठीक है, तो जब ढलान पे साइकिल चलाता है तो ये ढलान 30 मीटर का है, और इस पे साइकिल चलाता है तो इसकी स्पीड हो जाती है 10 मीटर पर सेकंड। कितनी हो जाती है? बोलो कोई दिक्कत? ये हो गई। अब आपसे बोला कि ये साइकिल सवाल द्वारा ये जो पूरी गति हुई है, इस गति के लिए औसत चाल ज्ञात करो। तो औसत चाल कैसे ज्ञात करें बताओ? कुल दूरी बटे,
अब कुल दूरी तो पता है, कुल समय दे रखा है क्या? समय नहीं दिया, समय की जगह क्या दिया है? चाल। तो कौन सा फॉर्मूला यूज लेंगे? ये वाला। समय की जगह क्या लिखेंगे? दूरी बटे चाल। तो हल कर ले तो कितना आ जाएगा? औसत चाल बराबर कुल दूरी कितनी हो गई? 50 + 20 + 30 बटे कुल समय। तो समय कैसे निकालेंगे? दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो देखो दूरी बटे चाल मतलब 50 बटे 5, 20 बटे 2 और 30 बटे 10। समझ आया? अब हल कर लो। ऊपर तो 100 आ गया, इधर 5 का भाग दिया तो 10, 2 का भाग दिया तो 10 और 10 का भाग दिया तो 3। तो 100 बटे 23 मीटर पर सेकेंड। औसत चाल समझ में आई? कैसे याद करते हैं? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये थे आपके पास चाल के 4 प्रकार। एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल, तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक मतलब किसी पल या किसी क्षण पर चाल। तात्क्षणिक चाल के बारे में अधिक जानकारी, तात्क्षणिक चाल के बारे में अधिक जानकारी बाद में लेंगे, क्योंकि तात्क्षणिक चाल में गणितीय फॉर्मूले काम में आते हैं। और गणितीय फॉर्मूले कौन से काम में आते हैं? अवकलन, समाकलन, जो अभी तक आपने पढ़े नहीं है। ठीक है, अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं, वो काम में आते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें यहाँ तक? नहीं। अब लेते हैं वेग। तो वेग के प्रकार, तो जिस प्रकार चाल 4 प्रकार की होती है उसी तरह वेग भी 4 प्रकार का होता है। कौन सा वेग बताओ? पहला कौन सा आएगा? वेग के प्रकार ले रहे हैं तो पहला कौन सा आएगा बताओ? एक समान वेग। परिभाषा क्या आएगी? जहां दूरी शब्द था उसकी जगह क्या परिवर्तित हो जाएगा? विस्थापन। दूरी की जगह क्या बोलेंगे? विस्थापन। तो क्या बोलेंगे? समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय होना। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करती है तो उसकी चाल, उसका वेग कैसा होगा? एक समान वेग। क्लियर है? समझ में आ गया? बताने की जरूरत थोड़ी है इसको। वही है, 0 सेकंड में 0 मीटर विस्थापन, 1 सेकंड में 10 मीटर, 2 सेकंड में 20 मीटर। ठीक है, तो समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करती है कोई भी वस्तु, तो उसका वेग कैसा होगा? एक समान वेग। ठीक है, ग्राफ कैसा आएगा इसके लिए? सरल रेखीय, मूल बिंदु से गुजरती हुई सरल रेखा। क्लियर है? दूसरा आता है असमान वेग। दूसरा प्रकार क्या आएगा बताओ? असमान वेग। क्या बोलेंगे? यदि समान समय अंतराल में असमान विस्थापन तय होता है या असमान समय अंतराल में समान विस्थापन तय होता है तो उस वस्तु का वेग क्या कहलाता है? असमान वेग। ग्राफ कैसा आएगा इसके लिए? मूल बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा को छोड़कर कुछ भी आ सकता है। सरल रेखीय नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कैसा भी हो सकता है, आड़ा टेढ़ा, ऊपर नीचे। तो ये क्या हो जाएगा? असमान वेग। अब बात करते हैं औसत वेग की। किसकी बात करें? औसत वेग। देखो आप, औसत वेग तीसरा प्रकार। तो औसत वेग क्या होगा? कुल विस्थापन बटे कुल समय। औसत वेग क्या होगा? कुल विस्थापन बटे, इसको लिखेंगे वेलोसिटी, और ए वी मतलब एवरेज, है ना। इसको वी, एवरेज को बार से भी लिख सकते हैं, वी बार। 10th क्लास में पढ़ा होगा हमने समांतर माध्य, एक्स बार पढ़ा है ना। तो माध्य या औसत को या तो बार लगा के व्यक्त करते हैं या बगल में ए वी लगा के व्यक्त कर दो। ए वी मतलब एवरेज, औसत। ठीक है, तो औसत वेग का फॉर्मूला हो गया कुल विस्थापन बटे कुल समय। लेकिन यहाँ पे कुल विस्थापन कैसे ज्ञात किया जाता है?
कुल दूरी तो कैसे ज्ञात करते हैं, d1 प्लस d2 प्लस d3, लेकिन कुल विस्थापन कैसे ज्ञात करेंगे ये थोड़ा अलग है। कैसे देखना, जैसे मान लो एक वस्तु है ना, वो पहले यहां से यहां गई, 20 मीटर की दूरी तय की ए से बी पे। बताओ पहला विस्थापन कितना हो गया, x1 20 हुआ है ना। अब आगे देखना, फिर आगे गई 10 मीटर की दूरी तय करी, दूसरा विस्थापन कितना हो गया, दूसरा विस्थापन 10, x2 कितना हो गया बताओ 10। अब कह रहा हूं ये यहां से घूम के आ गई इधर वापस, यूं इधर C से D पे आ गई, 20 मीटर की दूरी इधर से तय करी, तो तीसरा विस्थापन कितना हो गया बताओ, -20 हुआ है, बोलो। तो कुल विस्थापन कितना हो गया 10 मीटर। तो कुल विस्थापन कैसे ज्ञात करेंगे, समझ में आया। अगर एक ही दिशा में जा रहा है तो धनात्मक, और विपरीत दिशा में आ गया तो ऋणात्मक लेंगे, लेकिन ऐसे लेने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। ज़्यादा बड़ा सवाल हो तो चिन्ह विन्ह देखना गड़बड़ भी हो जाएगी। तो इससे बेटर क्या है, इससे बेटर डायरेक्ट तरीका क्या है कि वस्तु यहाँ से चली यूँ गई और यहाँ से यूँ आ गई, तो आप तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पे ध्यान दो। किस पे ध्यान दो, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु। तो विस्थापन कैसे निकालेंगे, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी, तो कितना आ जाएगा बताओ 10 मीटर। समझ रहे हो, कुल दूरी कितनी है 30, इधर से वापस कितनी आ गई 20, तो बचा कितना 10। तो ये ज़्यादा ठीक है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पे ध्यान दो, आ जाएगी। मान ले कि प्रारंभिक बिंदु का विस्थापन है y1 और अंतिम बिंदु का विस्थापन है y2, तो कुल विस्थापन कितना आ गया y1 माइनस y2 या y2 माइनस y1। अगर ये बड़ा है तो y1 माइनस y2, और ये बड़ा है तो y2 माइनस y1, या x मान लो तो x1 माइनस x2 या x2 माइनस, ये क्या निकल के आ रहा है, कुल विस्थापन क्या निकल के आ रहा है। तो इसका मतलब हम केवल प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर ध्यान देते हैं, तो कुल विस्थापन कैसे ज्ञात करेंगे, सीधे याद रखो x2 माइनस x1। कुल विस्थापन कैसे ज्ञात करेंगे, x2 माइनस x1, बोलो करेंगे या नहीं, समझ आया। x1 किसका विस्थापन है, प्रारंभिक बिंदु का, और x2 किसका विस्थापन है, अंतिम बिंदु का। दोनों को घटा दो तो कुल विस्थापन पता लग जाएगा। और कुल समय कैसे निकालेंगे, तो कुल समय निकालेंगे t2 माइनस t1। कैसे समझना, जैसे मान लो यहाँ से कोई वस्तु चलना शुरू करे, यहाँ पे मान लो समय 0 है और विस्थापन भी कितना है बताओ 0। क्लियर है, वस्तु आगे गई, ए बिंदु पर पहुंच गई, मान लो यहाँ पे ए बिंदु पर समय हो गया t1 और विस्थापन हो गया x1, हो गया। थोड़ी देर और चली है, बिंदु बी पर पहुंच गई है, अब समय हो गया t2 और विस्थापन कितना हो गया बताओ x2। ऐसा मान ले, बोलो बढ़ेगा या नहीं, समय भी बढ़ेगा विस्थापन। तो मैं बोलूँ ए से बी की गति के दौरान, ए से बी की गति के दौरान कुल विस्थापन कितना हुआ। जैसे मान लो कि ये यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक हो गया 25 मीटर, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ 15 मीटर। क्या किया 25 माइनस 10, तो देखो यहाँ से यहाँ तक x1 है और यहाँ से यहाँ तक x2 है, तो ये कितना रह जाएगा x2 माइनस x। तो a से b तक कुल विस्थापन कितना हुआ x2 माइनस, और कुल समय कितना लगा a से b तक t2 माइनस, मान लो यहाँ से यहाँ तक 2 मिनट लगे
और यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट लगे, तो ए से बी तक कितने लगे? 5 - 2 कितना आ गया? 3। तो t2 - t1। तो समझ आया? जब वेग की बात करेंगे, औसत वेग की, तब कुल विस्थापन कैसे ज्ञात करेंगे? x2 - x1 से। और कुल समय भी कैसे ज्ञात करेंगे बताओ? t2 - t1 से। जबकि औसत चाल की बात करेंगे तो कुल दूरी कैसे निकालेंगे? जितनी भी दूरियां उन सबको जोड़ देंगे, और समय जितने भी समय उनको भी जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि दूरी कैसी राशि है बताओ? अदिश राशि। जबकि वेग कैसी राशि है बताओ? सदिश राशि। बोलो समझ आया? फिर चौथा आपके पास आता है तात्क्षणिक वेग। चौथा क्या आता है बताओ? तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग क्या होगा? ये किसी वस्तु का एक निश्चित समय पर वेग, किसी वस्तु का एक निश्चित समय पर वेग, या किसी क्षण या किसी पल पर वेग, क्या कहलाएगा बताओ? तात्क्षणिक। समझ में आया? निश्चित समय मतलब मैंने पूछ लिया कि 12:05 और 59 सेकंड पे कितना है, तो उसी समय बताना है, आगे पीछे से मतलब नहीं है, लगभग वगैरह नहीं चलेगा, एग्जैक्ट चलेगा उसी समय। ठीक है? तो ये तात्क्षणिक वेग हो गया। तो ये थे वेग के 4 प्रकार। चाल के 4 प्रकार पढ़े आपने, वेग के 4 प्रकार पढ़े। अब इन पे आधारित तो ज़्यादा सवाल बनते नहीं है, इस पे ज़्यादा बनते हैं, इस पे ज़्यादा बनते हैं। मैं केवल इसको समझाऊंगा। इसके सवाल हल करने के लिए पहले आपको क्या सीखना पड़ेगा? थोड़ी सी गणित सीखनी पड़ेगी। गणित के टॉपिक हैं अवकलन और समाकलन। ठीक है? तो मैं आपको कह रहा था पहले दिन, क्या कहा था कि एक चैप्टर है जिसका नाम क्या है? भौतिकी में उपयोगी गणितीय सूत्र। मैं वो पढ़ें, तो आपने कहा था नहीं गणित अभी नहीं पढ़नी। तो उसमें पहले अपन अवकलन समाकलन सीखेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। तब तक के लिए इसको होल्ड ऑन करें, है ना? फिर आगे देखो, मैं आपको समझाता हूँ। औसत वेग और औसत चाल, इनसे रिलेटेड सवाल। अभी वाला एग्जाम्पल एक अपन लेते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये देखो, एक व्यक्ति है ना, जो इस वृत्ताकार पथ में चलता है, एक चक्कर लगाता है इसका। एक धावक है जो दौड़ रहा है, वो इस वृत्ताकार पथ के अनुदिश दौड़ रहा है, एक चक्कर लगाता है, मतलब यहीं से प्रारंभ करता है और यहीं पे क्या कर देता है बताओ? खत्म। एक पूरा चक्कर लगाता है। ठीक है? अगर इसकी त्रिज्या 14 मीटर है, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कितनी? 14 मीटर। तो बताओ, यदि एक चक्कर लगाने में 11 सेकंड लगते हो, समय दे दिया आपको कितना? 11। इस पथ का एक चक्कर लगाने में 11 सेकंड लगते हो, तो उस धावक की औसत चाल और औसत वेग ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? औसत चाल और औसत वेग। बता दिया त्रिज्या कितनी है? 14 मीटर। एक पूरा चक्कर लगाएगा और समय कितना लगता है एक पूरे चक्कर में? 11 सेकंड। तो औसत चाल और औसत वेग। तो बताओ, औसत चाल निकालें, स्पीड, एवरेज स्पीड। फॉर्मूला क्या होगा? कुल दूरी बटे कुल दूरी कितनी तय हुई एक चक्कर लगाने में? 2πr, परिधि के बराबर हुई है नहीं? तो वो 2πr, और कुल समय कितना लगा? 11 सेकंड दे रखा है। हल करो इसको। 2π की जगह क्या लिखेंगे? 22/7, r की जगह 14/11, 7 दूनी 14, 11 दूनी 22। बताओ कितनी आई? 8 मीटर पर सेकंड। आ गई क्या औसत चाल? समझ आया? कोई डाउट? औसत वेग ज्ञात करो। औसत वेग 0 आ जाएगा, क्योंकि कुल विस्थापन कितना हुआ? 0। जहाँ से शुरू किया वहीं आ गया। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही है, तो कुल विस्थापन 0, कुल समय 11, और 0 में 11 का भाग लगाएं तो 11, 0 ही आएगा। पक्का है? चलो, अब इतने लोग कह रहे हैं इसलिए मान लेते हैं। 0 मीटर पर सेकंड। तो समझ आया? ऐसे अपन
औसत चाल और औसत वेग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था आपके पास चाल और वेग के प्रकार। अगला टॉपिक आपके पास आता है त्वरण। क्या आता है? त्वरण। ठीक है। तो त्वरण क्या होता है, आप बताएंगे त्वरण क्या होता है? हाँ, तो ये आपने अभी कहीं ताज़ा पढ़ा है या कक्षा 8-9 का याद है? हैं? पुराना याद है? बड़ी अच्छी याददाश्त है। हैं? मतलब आपकी मेमोरी पावर अच्छी है, पुराना याद है तो याददाश्त आपकी बहुत अच्छी है। वैसे आपसे अच्छी याददाश्त मेरी है। आपको 2 साल पुराना याद है, मुझे आज से 25 साल पुराना याद है। हैं? मुझे पहली क्लास में पढ़ाया गया था, ऐसे अनार, आसे आम, इसे इमली, सब याद है मुझे अब भी। तो मेरी याददाश्त ज़्यादा अच्छी है। आगे देखो, त्वरण। तो त्वरण में क्या होगा, जैसा कि इन्होंने बताया, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। ठीक है। वेग में परिवर्तन की दर का मतलब क्या है? दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? एकांक समय में वेग में परिवर्तन। किसी वस्तु के एकांक समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन। जैसे मान लो कि वस्तु का मान लो प्रारंभिक वेग है u। प्रारंभिक वेग क्या है? u। और थोड़ी देर बाद वस्तु का वेग बढ़ गया और बढ़ के वो कितना हो गया बताओ? v। मतलब पहले मान लो 10 की स्पीड से जा रही थी, एक्सीलेटर खींचा तो बढ़ के कितना हो गया? 15। तो 10 तो क्या हो गया? u, और 15 क्या हो गया? v। तो प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग क्या है? v। तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ? v माइनस u। परिवर्तन कितना हुआ? v माइनस u। और परिभाषा क्या कहती है? एकांक समय में वेग में परिवर्तन। और जहाँ एकांक या इकाई शब्द लग जाए तो वहाँ उस राशि का भाग लगा देते हैं। एकांक समय मतलब समय का भाग लगाना है। तो मतलब क्या हो गया बताओ? v माइनस u बटे t। इसको क्या बोलेंगे अपन? त्वरण। त्वरण को किससे व्यक्त करते हैं? a से। त्वरण को अंग्रेजी में कहते हैं एक्सीलरेशन। तो a से व्यक्त करते हैं, है ना। एक्सीलरेशन का शुरू का ले लिया a, है ना। तो त्वरण का फॉर्मूला ये हो गया v माइनस यू अपॉन टी। तो क्या पढ़ेंगे इसको? एकांक समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन। एकांक समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है? त्वरण। या दूसरे शब्दों में कहीं भी समय का भाग दिया जाए तो उसे बोलेंगे अपन दर। क्या बोलेंगे? दर। दर मतलब समय के साथ परिवर्तित होना। तो दूसरे शब्दों में इस परिभाषा को ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर। दर शब्द जहाँ भी लग गया वहाँ क्या करना है? समय का भाग। ठीक है। तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण। या दूसरे शब्दों में किसी वस्तु के एकांक समय में वेग में परिवर्तन क्या कहलाएगा बताओ? त्वरण। क्लियर है? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो त्वरण को, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। मान ले कि प्रारंभिक वेग v1 है, अंतिम वेग कितना है? v2। और प्रारंभ में समय t1 है और अंतिम समय कितना है? t2। तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ? v2 माइनस v1। और समय में कितना हुआ? t2 माइनस t1। बोलो कोई दिक्कत? बाकी यही ज़्यादा ठीक है। अब बताओ त्वरण कैसी राशि है? अदिश है या सदिश? त्वरण सदिश राशि है। क्यों? त्वरण किससे प्राप्त हुआ? वेग और समय से। तो वेग कैसी राशि है? सदिश। और समय कैसी है? अदिश। और कल मैंने बताया था जब सदिश राशि में अदिश राशि का भाग लगाएं तो कैसी राशि मिलती है बताओ? सदिश मिलती है। तो त्वरण कैसी राशि है बताओ? सदिश राशि है। बोलो कोई दिक्कत? समझ आया? फिर आगे इसका मात्रक क्या होगा? किस में नापेंगे इसको?
तो ऊपर क्या है वेग और नीचे क्या है समय। तो वेग का मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकेंड, और नीचे समय, समय का मात्रक सेकेंड, बटे में 1 मान लें, उल्टा हो जाएगा तो क्या आएगा मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। एक तो इससे गुणा हो जाएगा ऐसे इससे, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक, या फिर किलोमीटर बटे ओवर स्क्वायर, किलोमीटर बटे ओवर स्क्वायर। सही है, कोई दिक्कत। तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर किलोमीटर पर ओवर स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत, समझ आया है। आगे देखो, त्वरण धनात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है ना। कारण क्या है कि वेग धनात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है और ऋणात्मक हो सकता है। कल बताया था विस्थापन धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी हो सकता है। तो वेग भी और त्वरण भी। तो त्वरण के लिए क्या बोलेंगे, त्वरण धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी। ठीक है, अब बात करते हैं अपन, त्वरण यदि धनात्मक है पॉजिटिव, और त्वरण यदि शून्य है, और त्वरण यदि नेगेटिव है, इनकी बात करते हैं। त्वरण धनात्मक है, धनात्मक त्वरण का मतलब होता है कि वस्तु के वेग में वृद्धि हो रही है। त्वरण धनात्मक कब आएगा, देखो इसमें समय तो धनात्मक रहेगा ही, समय तो कभी ऋणात्मक होता ही नहीं। और त्वरण धनात्मक कब आएगा, जब v का मान ज़्यादा हो और u का मान, और v क्या है अंतिम वेग, मतलब अंतिम वेग ज़्यादा हो और प्रारंभिक वेग कम हो। और प्रारंभिक वेग, पहले का वेग कम है और बाद का वेग ज़्यादा है, तो मतलब क्या समझे आप कि वेग बढ़ रहा है। तो जब भी त्वरण धनात्मक होगा तो इसका मतलब वेग में वृद्धि हो रही है, ऊपर का निशान मतलब ये बढ़ रहा है। और अगर त्वरण ऋणात्मक हो तो वेग घट रहा है। जैसे बाइक चलाते हैं, एक्सीलेटर खींचो, खींचते जाओ, तो क्या हो रहा है वेग बढ़ रहा है, मतलब धनात्मक त्वरण है। और सामने कोई अचानक आ जाए तो ब्रेक लगाओ, तो ब्रेक लगाते क्या होगा, वेग घट रहा है, तो त्वरण कैसा है बताओ, ऋणात्मक त्वरण। आप समझ रहे हो, वेग बढ़ रहा है इसका मतलब अंतिम वेग ज़्यादा होगा और प्रारंभिक वेग कम होगा, तो कैसा आएगा, धनात्मक। और वेग घट रहा है मतलब अंतिम वेग कम है और प्रारंभिक वेग ज़्यादा है, तो कम में से ज़्यादा को घटाएंगे तो क्या आएगा बताओ, ऋणात्मक। ठीक है, तो अगर त्वरण ऋणात्मक है तो वेग घट रहा है। और अगर त्वरण जीरो है, तो वेग कैसा रहेगा बताओ, नियत। वेग कैसा रहेगा बताओ, वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। कहने का मतलब एक समान चाल से चल रहे हैं। जैसे कोई गाड़ी एक समान चाल से चल रही है तो उसका त्वरण क्या होगा, जीरो। क्यों होगा, जैसे मोटरसाइकिल चला रहे 50 की स्पीड से चला रहे और लगातार 50 की स्पीड से चल रही है, तो प्रारंभिक वेग कितना है 50 और अंतिम वेग भी कितना है 50, तो 50 माइनस 50 कितना हो गया, जीरो। जीरो में समय का भाग दिया जीरो, तो त्वरण क्या आएगा, जीरो। तो त्वरण जीरो कब आ सकता है, जब गाड़ी एक समान चाल से या एक समान वेग से चल रही है। ठीक है, तो तीनों कंडीशन समझ में आई। तो देखो, यदि किसी वस्तु, देखो यदि त्वरण धनात्मक है तो उस वस्तु का वेग में वृद्धि होगी है ना। यदि त्वरण शून्य है तो उस वस्तु का वेग नियत रहेगा, एक समान रहेगा, वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्योंकि त्वरण की परिभाषा क्या है, जब वेग में परिवर्तन होगा तभी तो त्वरण आएगा, और त्वरण शून्य है मतलब वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, वेग क्या नियत। और यदि त्वरण ऋणात्मक है तो मतलब वेग क्या हो रहा है बताओ, घट रहा है। तो इस ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ, मंदन। मंजन लिखते हैं ना, मंजन, ऐसे मंदन। डी एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन, मंद गति करता है, गति को धीमी कर देता है, तो क्या बोलते हैं, मंदन। तो ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। हाफ ईयरली एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये मंदन किसे कहते हैं, पेपर आउट। ठीक है, पेपर आउट होना शुरू हो गया, हाफ ईयरली एग्जाम में 1 नंबर का आउट हो गया अभी से।
अभी तो सिलेबस भी शुरू नहीं हुआ, 1 नंबर आउट, ठीक है ना। और आधा नंबर और आउट हो गया था कल, वो बनाया था ना मैंने अर्धव्रत बनाया था, ए से बी पे गए, तो बताओ कि कुल कितनी दूरी तय हुई और कुल कितना विस्थापन हुआ। आधा नंबर, वो 1.5 नंबर आउट हो गया पहले ही। पेपर चाहे कहीं से बन के आए, ये 1.5 नंबर आउट है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस, अनुभव। अनुभव बोलता है, पिछले 60-70 साल से जो पढ़ा रहा हूँ उसका अनुभव बोलता है, ठीक है ना। समझ में आया? तो देखो, तो मैं कह रहा हूँ मंदन किसे कहते हैं? मंदन, यदि किसी वस्तु का त्वरण ऋणात्मक है तो उसके वेग में कमी हो रही है, और इस ऋणात्मक त्वरण को ही क्या बोलेंगे? मंदन। मंदन की परिभाषा क्या हुई? यदि किसी वस्तु का वेग लगातार घट रहा है तो उसका त्वरण ऋणात्मक होगा, और उसी ऋणात्मक त्वरण को क्या बोलेंगे? मंदन। सही है, कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा त्वरण के प्रकार, ठीक है। तो त्वरण के प्रकार, और उसके बाद आएगा न्यूटन की गति के समीकरण और उनके डेरिवेशन, ठीक है। तो त्वरण के प्रकार और न्यूटन की गति के समीकरण, ठीक है। ये पढ़ने के लिए आप अगले एपिसोड का इंतज़ार करें।